गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में फिर से ये वन शॉर्ट वीडियो है। आपका चैप्टर कौन सा है? एटम्स एंड न्यूक्लियाई, है ना। एक ही वीडियो में हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों हम लोग जान लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक ही चैप्टर बच जाएगा, सेमीकंडक्टर। इसका भी वीडियो हम नेक्स्ट डे आपको डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हमने फाउंडेशन फिजिक्स ने आपके सिलेबस को 3 बार, एक बार ऑफलाइन पढ़ा करके, एक बार ऑफलाइन रिवाइज करा करके और एक बार ऑनलाइन रिवाइज कराया। एक साल में हमने आपके सिलेबस को 3 बार कंप्लीट किया। क्या और किसी ने कर दिया क्या है? तो देखिए, कभी कभी ना अपने बारे में बताना पड़ता है, नहीं तो स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि हमको क्या मिला कहीं पर। उसको तो लगता है कि सब जगह ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है भाई, आप पता तो कीजिए। हमने आपका सिलेबस एक बार ऑफलाइन में कंप्लीट किया डिटेल से, फिर उसको ऑफलाइन में क्रैश कोर्स करा करके कंप्लीट किया, और एक बार ऑनलाइन में हमने आपका रिवीजन कराया। तो कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात डालना होता है कि भाई फलाना जगह में फाउंडेशन फिजिक्स में 3 बार सिलेबस कंप्लीट किया गया। ठीक है, अगर आप एक बार भी ध्यान दिए रहते ना तो आपका रिजल्ट हो जाता, और हो जाएगा। एकदम आसान है। अभी भी बस वीडियो को देख लीजिए, पढ़ा हुआ तो है ही। वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चन को, और हम फिर से वही बात जोर करेंगे। वीडियो तो देख ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने असाइनमेंट को आपको सितंबर में ही दे के रखा हुआ है, सितंबर से ही असाइनमेंट दिया, ऑफलाइन रिवीजन करने से पहले ही। अगर असाइनमेंट आप देख लिए हैं बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस लेसन को आज कर रहे हैं। हम लोग क्या लेसन है हमारा? एटम्स एंड न्यूक्लियस। एटम वन शॉर्ट वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो फॉर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसमें हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जानेंगे बच्चों। देखिए, पिछले साल 2025 में बोर्स पॉस्टुलेट पूछ दिया है बच्चों। बोर्स मॉडल का जो पॉस्टुलेट है वो पूछा है, लेकिन इस बार के मॉडल सेट में फिर से बोर्स पॉस्टुलेट का क्वेश्चन है। तो हमारे हिसाब से तो वो नहीं रहेगा, लेकिन मॉडल सेट में है, इसलिए हमने उसको भी यहां इंक्लूड किया हुआ है। बता देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं रहेगा। आप छोड़ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। लेकिन फिर भी मॉडल सेट में है तो मैं बता देता हूं, आप अगर पढ़ लिए हैं अभी तक तो उसको स्किप नहीं करेंगे। टेंशन नहीं लेना है कि नहीं पढ़े तो क्या होगा। पढ़ लिए हैं तो स्किप नहीं करेंगे, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो है, गिव रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल of an atom. What are its
ड्रॉबैक्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यही है, मेंशन द Bohr's postulate of model of atom, Bohr's postulate of Bohr's model of an atom what are its limitation। फिर एक क्वेश्चन है बच्चों, ये 2024 में आया हुआ है तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 25 में नहीं पूछा था तो 26 में इसका चांस बनता है। ये 2025 में पूछा है लेकिन रिपीटेड है 2026 के मॉडल सेट में, इसलिए हमने दिया हुआ है। ये पहले पूछा 18-19 में। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। और नंबर 4 है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, सॉरी नंबर 3 नहीं, ये 2000 ये नहीं पूछा है, ये पूछा है 2024 में। डिराइव एन expression for the energy of an electron of hydrogen of an orbital electron of hydrogen by using Bohr's principle। ये 4 क्वेश्चन बच्चों आपका एटम का है और ये 2 क्वेश्चन आपका, 3 क्वेश्चन न्यूक्लियाई का है। क्या है? डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी write the SI unit of mass defect। और नंबर 6 है व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, write some properties of nuclear force। और नंबर 7 व्हाट इज nuclear
fission and fusion reactions। ये 3 क्वेश्चन बच्चों न्यूक्लियाई का। ठीक है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक एक करके सबका आंसर को हम एक्सप्लेन कर दें आपके लिए। हालांकि असाइनमेंट में, नोट्स में, सब जगह इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर भी समझने के लिए एक बार एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर दें, ताकि आपको समझ में आए किसका आंसर कितना लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, गिव रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, और व्हाट आर द, पहला क्वेश्चन, गिव रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर model of an atom, what are its drawbacks। ये ना है। चलिए आंसर लिखा जाए। तो देखिए यहां पर रदरफोर्ड का सिर्फ मॉडल लिखना है। 3 नंबर में है, ड्रॉबैक भी लिखना है, मॉडल भी लिखना है। तो यहां पर उसका जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ उसने मॉडल क्या दिया इसको लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो अकॉर्डिंग to Rutherford, the model of an atom is as following। कैसा है भाई? तो नंबर 1, मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। रदरफोर्ड के अनुसार एटम का अधिकांश हिस्सा क्या है? खाली है। मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, खाली है सर। ये बात कैसे पता चला था? तो उसने जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया तो मैक्सिमम रे सीधा सीधा पार कर गया। तो सीधा सीधा पार कर जाने का मतलब अधिकांश हिस्सा क्या है? खाली है। दूसरा कंक्लूजन उसने क्या दिया? द टोटल मास of an atom is concentrated at the positively charged center of the atom called nucleus। क्या कहते हैं? दूसरा कंक्लूजन में, दूसरा मॉडल उन्होंने क्या दिया एटम के बारे में, कि दूसरा कंक्लूजन मॉडल का कि एटम का जो अधिकांश भाग है, सॉरी अधिकांश भाग तो खाली है, वो तो पहला ही था।
एटम का जो टोटल मास है, द टोटल मास ऑफ एन एटम, वो कहां पर है? कहते हैं कि इट इज कंसेंट्रेटेड, संचित है, जमा है, एक जगह एकत्रित है। कहां पर? एट द पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, बीच में, एटम के बीच में। और वो जो सेंटर है वो कैसा है? तो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? कहते हैं कि एटम का टोटल मास कहां पर जमा है? सेंटर में। और वो कैसा सेंटर है? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। और उस सेंटर को इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। नंबर 3, तीसरा पोस्टुलेट क्या है? द negatively charged electrons revolve around the nucleus revolve around the revolve around the nucleus in a circular path called orbit। और कहते हैं कि जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और इस सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या कहा? ऑर्बिट कहा। ये था 3 पोस्टुलेट। फिर से समझ लीजिए एक एक करके। रदरफोर्ड के अनुसार एटम का पहला मॉडल उन्होंने कहा, क्या कहा कि एटम का अधिकांश हिस्सा खाली है। दूसरा, एटम का जो टोटल मास है वो एटम के सेंटर में जमा है, और वो सेंटर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। तीसरा, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है एक सर्कुलर पाथ में, जिस पाथ को उन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया। यह था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। लेकिन इस मॉडल में ना कुछ कमी रह गया, ड्रॉबैक रह गया। तो कह रहा है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो ड्रॉबैक भी लिखना है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या ड्रॉबैक है भाई? तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू Rutherford, the negatively charged electrons revolve around the
nucleus in a circular path, it means the electron is accelerating. It means the electron is accelerating continuously. Also, from the theory of electromagnetic radiation, an accelerating charged particles radiate energy continuously. That is the accelerating charge electrons should also radiate energy. It means due to this the electron should spiral inward during revolution and finally should fall into the nucleus. Hence the atom should become unstable. But it is not so. The atom is quite stable. How? ये है आपका रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। क्या है समझते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। सही बात है, लेकिन हम लोग सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट जानते हैं कि अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो लगातार एक्सेलरेशन में होता है। इसका मतलब वही चीज कह रहा है, इट मींस द इलेक्ट्रॉन इज
accelerating, is in acceleration continuously, is in acceleration continuously। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है लगातार एक्सेलरेशन में है। और साथ में ऑल्सो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में रहता है तो उससे एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है और वो भी एक्सेलरेशन में है, तो इसका मतलब है कि उससे भी एनर्जी निकलना चाहिए। तो वही कहता है also from the theory of electromagnetic radiation, an accelerating charge particle radiate energy continuously, that is the accelerating electron, accelerating charge electron should also radiate energy। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है उसको भी एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन शुड स्पाइरल इनवर्ड ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, और चक्कर के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, अब स्पाइरल होने लगेगा, यानी कि अपने पाथ में नहीं, उसका पाथ छोटा होने लगेगा, स्पाइरल होने लगेगा अंदर की ओर ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, एंड फाइनली शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और लास्ट में उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, स्पाइरल हो जाना चाहिए, और फाइनली न्यूक्लियस चाहिए, होता नहीं है, लेकिन अगर वो एनर्जी रेडिएट करता तो ऐसा होना चाहिए था। और जब ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है अनस्टेबल हो जाना चाहिए। बट इट इज नॉट सो, बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द एटम इज क्वाइट स्टेबल, लेकिन एटम स्टेबल ही रहता है, लेकिन कैसे, हाउ एटम इज स्टेबल। लेकिन रदरफोर्ड के थ्योरी के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, रेडिएट करेगा तो उसका पाथ स्पाइरल होते हुए फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है, दैट इज, यहां पर थोड़ा सा इसका पाथ बना देते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर दिखाएंगे ऐसा न्यूक्लियस, और यहां इलेक्ट्रॉन को ऐसा घूमते हुए दिखाएंगे। ऐसे इनवर्ड होता हुआ दिखा देंगे। दिस इज द रदरफोर्ड्स ड्रॉबैक। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, क्या क्या हुआ समझ में आया, रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया और उसका ड्रॉबैक क्या था, क्लास में भी आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मेंशन द बोर्स पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। चलिए यहां पर भी हम लोग कह रहा है, क्वेश्चन है नंबर 2, बोर्स, शॉर्ट में लिख देते हैं, वहां लिखा हुआ है बोर्स पोस्टुलेट्स एंड इट्स लिमिटेशंस, यही ना है भाई। तो इसका जब आंसर लिखेंगे ना तो दो पार्ट है इसमें, तो सबसे पहले लिखेंगे बोर्स पोस्टुलेट्स। क्या क्या है भाई बोर्स पोस्टुलेट, तो लिखते हैं देयर आर 3 postulates for model of an atom given by Bohr। कौन कौन, नंबर 1, तो पहला क्या कहा बोर ने, पहला पोस्टुलेट में बोर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सब जगह नहीं घूम सकता है, इट कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स। अकॉर्डिंग टू बोर या अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट
an electron can revolve, an electron can revolve only in certain orbits in which it cannot emits the radiant energy. यह था उनका पहला पॉस्टुलेट। क्या था? तो बोर कहते हैं रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथवे घूमेगा, ठीक है। लेकिन बोर कहते हैं कि ठीक है घूमेगा तो ठीक है, घूम भी रहा है, कोई बात नहीं है, बट वो सब जगह नहीं घूम सकता है। इट कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स, वो सिर्फ कुछ निश्चित ऑर्बिट में ही घूम सकता है, सब जगह नहीं घूम सकता है। इट कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स, और जहां पर वो घूमेगा, इन विच, जहां पर वो घूम रहा है, इट कैन नॉट इमिट्स द रेडिएंट एनर्जी, और वो वहां पर एनर्जी जो है इमिट नहीं करेगा। यानी जो चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएट करेगा ना। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो जहां घूम रहा है, वो अगर घूम रहा है कि अपने ऑर्बिट में, तो वहां से वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। ये था उनका पहला। जब एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है इसलिए उसका पाथ स्पाइरल नहीं हो रहा है। तो दूसरा पोस्टुलेट में कहते हैं कि ठीक है वो सब जगह नहीं घूमेगा, तो भाई कहां घूमेगा? ऐसा क्या बात है कि वहां से एनर्जी रेडिएट नहीं होगा? एनर्जी रेडिएट नहीं होगा, ठीक है, तो फिर उस ऑर्बिट का कोई खास बात होना चाहिए ना, जहां घूम तो रहा है लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। तो दूसरा पोस्टुलेट में कहते हैं क्या? ओनली अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, according to this postulate, only those orbits, only those orbits are possible for which the angular momentum of revolving electron, for which the angular momentum of revolving electron is equal to the integral multiple of h by 2 pi। समझिएगा, पहला पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं घूम सकता है। ठीक है भाई, सब जगह नहीं घूम सकता है, मत घूमने दीजिए। फिर कहां घूम सकता है? फिर कहां घूम सकता है? ये तो बात होना चाहिए ना। तो इसी को उन्होंने दूसरा पोस्टुलेट में कहा कि इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं घूम सकता है, और जहां घूमेगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है भाई, नहीं करेगा, लेकिन उस ऑर्बिट का विशेषता क्या है, उसको पता कैसे करेंगे कि सर सब जगह नहीं घूम सकता है तो कहां घूम सकता है? तो कहते हैं कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है। कौन सा? जहां पर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? NH बाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम यानी L इज इक्वल टू mvr, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH बाई
2 पाई। ये कह रहे हैं कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वेयर n is the integers, that is number of orbits बोल सकते हैं, and h is the Planck's कांस्टेंट। ये कह रहे हैं कि ठीक है सब जगह नहीं घूमेगा तो फिर कहां घूमेगा भाई? तो कह रहे हैं कि सिर्फ वहीं पर घूम सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के बराबर होगा। समझ में आया? जहां जहां ऐसा हो जाएगा वो ऑर्बिट पॉसिबल होगा। तीसरा पोस्टुलेट, ये लास्ट पोस्टुलेट, यहां पर क्या कहते हैं? According to this postulate, an electron can make a transition from any higher energy orbit to the lower energy orbit, और जब वो ऐसा करेगा, when it does so, तो a photon is emitted, having energy equal to the energy difference between these two energy levels। ये है आपका थर्ड पोस्टुलेट। हो गया। क्या कहते हैं बोर कि इलेक्ट्रॉन जो है कैन मेक ए ट्रांजिशन यानी जंप। इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर सकता है। कहां से भाई? तो फ्रॉम एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट, किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ सकता है। पांचवा से जंप करके दूसरा में आ सकता है, पांचवा से जंप करके पहला में आ सकता है, पांचवा से जंप करके चौथा में आ सकता है, चौथा से जंप करके पहला में आ सकता है। यानी किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ सकता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। फिर आगे क्या कहते हैं? व्हेन इट डज सो, और जब वो ऐसा करेगा तब क्या होगा? तब कहते हैं कि क्या, जब इलेक्ट्रॉन ऐसा करेगा तो एक फोटोन निकलेगा, है ना। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर सकता है। कहां से? फ्रॉम एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में वो जंप करके आ सकता है। लेकिन जब वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो अभी 10 जूल वाले ऑर्बिट में, उसको आना है 6 जूल वाले में, तो 4 जूल एनर्जी उसके पास ज्यादा है ना, तो 4 जूल एनर्जी उसको छोड़ना होगा। तो कहते हैं कि जब वो ऐसा करेगा तो एनर्जी निकलेगा। क्यों? 10 जूल से 6 जूल में आना है तो 4 जूल छोड़ना होगा, तो 4 जूल एनर्जी निकल जाएगा उससे। तो 4 जूल एनर्जी किस रूप में निकलेगा? तो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो वही कह रहे हैं कि when it does so, a photon is emitted। फोटोन मतलब क्या? एनर्जी पार्टिकल।
फोटोन मतलब एनर्जी पार्टिकल। तो कहते हैं एक फोटोन निकलेगा और उस फोटोन का एनर्जी कितना होगा? फोटोन इज इमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स। और उस फोटोन का एनर्जी कितना होगा? तो जितना इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस, यानी 10 से जंप करके 6 में आना है तो एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ? 4। तो 4 जूल का फोटोन निकलेगा। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, आप लोग तो लिख ही रहे होंगे। दैट इज एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन E is equal to E इनिशियल माइनस E फाइनल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H न्यू इज इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। दिस इज द थर्ड पॉस्टुलेट। थर्ड पॉस्टुलेट से हमको जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी निकलेगा। सेकेंड पॉस्टुलेट से हमको ऑर्बिट का पोजीशन पता चलेगा। और पहला पॉस्टुलेट कह रहा है कि सारा ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होगा, कुछ ऑर्बिट पॉसिबल होगा। ये था, दीज आर द 3 पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब इनका ड्रॉबैक भी था, कुछ कमी रह गया। क्या कमी रह गया? 2 ड्रॉबैक। ड्रॉबैक drawbacks of Bohr's atomic model। क्या क्या ड्रॉबैक रह गया भाई? तो पहला, बोर्स एटॉमिक मॉडल is applicable only for hydrogenic atoms। that is hydrogenic atoms मतलब that is hydrogen like atoms having only one electrons, that is He plus Li plus etc। ऐसा एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बोर्स मॉडल सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी के लिए होगा कि नहीं होगा ये बोर ने नहीं बताया। ओके, दूसरा क्या है? तो दूसरा कहता है बोर्स मॉडल correctly predict the frequency of light emitted in the hydrogen spectrum, but the model is unable to explain the
explain the intensities of the light emitted in the hydrogen atom, hydrogen spectrum. Some of the light, some of the emitted light have weak intensity while the other have a strong Y. ये बात बोर के मॉडल में नहीं बताया गया। सीधा सा बात है, जैसे जो लाइट इमिट हुआ यानी जो फोटोन निकला, उसका तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बोर ने बताया। कैसे? तो जहां से जंप करके जहां जा रहा है, दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी निकलेगा, तो E=h², वहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। लेकिन उस लाइट का इंटेंसिटी कितना होगा, ये इंटेंसिटी को उसने नहीं अनेबल टू explain, but model is unable to explain the intensities of the light emitted in the hydrogen spectrum. उसके इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करने में वो अनेबल रहा, असक्षम रहा। कुछ लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है, कुछ लाइट का इंटेंसिटी कम है। ऐसा क्यों है, इसको बोर्स मॉडल में नहीं बताया गया। ओके, तो ये था आपका बोर का मॉडल और उसका ड्रॉबैक। ये दो क्वेश्चन में बच्चों आपका ये जो रदरफोर्ड्स मॉडल एंड इट्स ड्रॉबैक है, इसका इंपॉर्टेंस 2026 के लिए ज्यादा है। हालांकि मॉडल सेट में बोर्स मॉडल फिर से रिपीट किया है, हालांकि 25 में आया हुआ है, लेकिन ये आना नहीं चाहिए। मॉडल सेट में तो हमने बता दिया, हमने अपना पल्ला झाड़ लिया भाई, हमने बता दिया। आप भी अगर पढ़े हैं तो इसको रिपीट कर ही जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, इतना पढ़े हैं तो एक टॉपिक और सही। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्या था भाई? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, यही ना? रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट डायरेक्ट लिखते हैं ना शॉर्ट में, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। इसके लिए एक्सप्रेशन, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के लिए एक्सप्रेशन है ना। ये आंसर नंबर 3 है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन शुरुआत में इसलिए लिख दिए, वहां से अपना आंसर करते जाइए आप लोग। तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, तो बोर ने भी रदरफोर्ड के मॉडल में छेड़छाड़ नहीं किया। वो तो कह रहे हैं रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया बोर के अनुसार, ऐसा थोड़ा कि वो गलत था। उनके मॉडल में कोई छेड़छाड़ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ उन्होंने ये बताया कि आखिर एटम स्टेबल क्यों है। यानी एटम का मॉडल वही है जो रदरफोर्ड ने दिया कि एटम का अधिकांश भाग खाली है ना, और सेंटर में टोटल मास कंसेंट्रेट, ये सारा मॉडल वही रहा। तो भाई अब वही रहा तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो उसका रेडियस कितना होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, उन्होंने कहा रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट एक्सप्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, according to Rutherford, the
negatively charged electrons revolve around the nucleus in a सर्कुलर पाथ। सो तो भैया सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन electron and nucleus is equal to centripetal force। that is K Q1 Q2 by R square is equal to mv square by R। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है भाई, तो उसको कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे ही रहा होगा। कौन दे रहा है? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है सर? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो प्लस माइनस के बीच में अंदर की ओर, न्यूक्लियस की ओर, अंदर की ओर फोर्स लगेगा। यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। यानी कि K Q1 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 यानी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Ze बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां से देखिए R से R कट गया ना, तो आपका क्या हो गया यहां से? K Ze स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। लेकिन ये तो रदरफोर्ड का मॉडल हुआ ना भाई, हैं? तो इस मॉडल के अनुसार तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता था, लेकिन बोर क्या बोले? हमको बोर्स ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालना है, तो बोर कहते हैं नहीं, सब जगह नहीं घूम सकता। तो इस रदरफोर्ड के एक्सप्रेशन में बोर का मॉडिफिकेशन लगा दीजिए ना, हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको चेंज करें, देखिए ना आसानी से हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। But according to Bohr, mvr is equal to nh by 2 pi। यही ना? इन बोर कहते कि नहीं, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जहां पर एंगुलर मोमेंटम जो nh by 2 pi होगा। अब इस कंसेप्ट को यहां पर पुट कीजिए, आ जाएगा। तो यहां से और v इज इक्वल टू क्या होगा? nh by 2 pi by mr। अब इस वैल्यू को हम लोग 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा बताइए तो? K Ze स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू m इंटू v स्क्वायर के जगह में आ जाएगा nh बाई 2 पाई mr का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, यहां से R निकालिए, जो आएगा सो एक्सप्रेशन हो जाएगा। K Ze स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू mn स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर R स्क्वायर। यही ना है? एक m से ये m कट जाएगा, इस r से ये r कटेगा, देन r इधर ले आइए। देयरफॉर r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई ये सब इधर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m। r तो इधर आ गया, m k Ze स्क्वायर। अब आप चाहे तो यहां से k का वैल्यू पुट कर देते हैं। k क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना? तो also
R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर। जैसे देखिए तो 4 से 4 कट जाएगा और पाई से 1 स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली एक्सप्रेशन आर के लिए क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में बच जाएगा जेड ई स्क्वायर एम पाई, है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जेड ई स्क्वायर बाई एम पाई। अब देखिए ना, यहां सारा टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ एन और जेड को छोड़ करके। तो पुटिंग द corresponding values of h epsilon naught e m and pi we get। तो जब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो r इक्वल टू कितना आएगा पता है? सारा वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये वैल्यू आएगा एंगस्ट्रॉम में। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एच एटम, इसी को एच एटम के लिए बोला है। फॉर एच एटम z इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू आ जाएगा भाई 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग यहां से काम करते चले जाएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2। दिस ये आपका देखिए इतना 3 नंबर का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में समझ लें क्या कह रहा है। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में उसके मॉडल में कोई छेड़छाड़, मॉडल वही था, सिर्फ उसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करके बताया। क्या बताया? तो स्टेबिलिटी के बारे में जो बताए हम लोग उसको यूज करके रेडियस निकालेंगे। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो भाई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस है ये दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लिए। के का Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू, Q1 यानी इलेक्ट्रॉन, Q2 यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, ये आ गया। लेकिन इसमें ये रदरफोर्ड के अनुसार तो सारा ऑर्बिट पॉसिबल था, इन बोर ने कहा कि नहीं, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जहां पर L इज इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू इतना। तो यहां से V का वैल्यू निकाल लीजिए। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके बस सॉल्व कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया। ओके बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन डेरिवेशन का ही है जो 2024 में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि अभी हम लोग जानने जा रहे हैं। क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि यहां से ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, 3 तक हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब हम लोग चौथा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं, हम लोग यहां से जान लें। क्वेश्चन है
4 का डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन orbital electron of H atom of hydrogen, सीधा सीधा लिखते हैं ना, of hydrogen using Bohr's principle। ये सारा क्वेश्चन बच्चों असाइनमेंट में है, इसीलिए तो बार बार बोल रहे हैं। असाइनमेंट कर लिए फाउंडेशन फिजिक्स का तो आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गया क्योंकि वो मोशन में है सर, यस, और दूसरा ये एक दो चार्ज का सिस्टम क्रिएट कर रहा है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, आइए यहां से हम लोग शुरू करें। H द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इसको इंपॉर्टेंट लिखेंगे, as the electron is revolving around the nucleus in a circular path, so it has two types of energy in its orbit। कौन कौन भाई? पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा भाई? टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। चलिए ना इसको यहीं रखते हैं, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब एक एक करके दोनों को निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। H काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ऑल्सो from second postulate mvr is equal to nh/2 तो mv is equal to क्या हो जाएगा? mv is equal to nh/2πr होगा ना। और स्क्वायरिंग बोथ साइड
एम वी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एक एम यहां से हटाते हैं ना, क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एम। तो यहां से अब इसको हम लोग क्या करें, हाफ कर लें तो एम वी स्क्वायर, तो इधर भी हाफ कर देते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम। यानी कि फाइनली हमारा देखिए, ठीक है, यहां तक लिखने के बाद पॉज करके लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा भाई, यानी कि देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम। अब आप नहीं, 4 नहीं, ये हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम। अब आप चाहे तो यहां से आर का जो वैल्यू है इसको पुट कर सकते हैं। आर का वैल्यू याद है, अभी हम लोग रेडियस निकाल रहे थे। ये वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर एम पाई है ना, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, यहां लिख देते हैं वी नो दैट ऑल्सो वी नो दैट, आर को याद रखना होगा, निकालना पड़ेगा या फिर निकाल के रख लीजिए। ऑल्सो वी नो दैट आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना, एम जेड स्क्वायर पाई, हमको भी नहीं याद है, एम जेड स्क्वायर पाई, एम जेड ई स्क्वायर पाई, ठीक तो था, एम जेडी स्क्वायर, सॉरी, एम जेडी स्क्वायर पाई। अब इस वैल्यू को ना, इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, कितना इक्वेशन में आए थे, इधर ए में था 1 था, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कीजिए, देयरफॉर के इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर, और आर के जगह में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एम जेड स्क्वायर पाई का होल स्क्वायर इंटू एम। अब ये वैल्यू यहाँ से अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी निकल गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर रह जाएगा बच्चों 8 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, एन 4 ना, एन 4 एच 4 एन 4 एच 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और इंटू एम, और ये नीचे वाला जो टर्म है सारा ऊपर, एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए तो यहां से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर से ये 4 का पावर 2 रह जाएगा, ठीक है, आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम स्क्वायर जेड स्क्वायर, एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 पाई, नीचे में क्या बच गया देखिए ना, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
अच्छा, यहाँ से m भी तो कट रहा है ना भाई, m भी तो कट रहा है, तो क्या बच गया, m z स्क्वायर E4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ए नहीं, इसको भी मानिए। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ईपीई तो हम जान रहे हैं H, we know that EPE is equal to K Q1 Q2 by R। तो आपका EPE क्या हो जाएगा भाई, K रहने दीजिए या पुट कर दीजिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z इंटू E इंटू ZE बाई R, और R का वैल्यू तो यहाँ से आया हुआ है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू m ZE स्क्वायर पाई आ जाएगा। तो इस वैल्यू को पाई से पाई यहाँ काटिए, देखिए सब हो गया। क्या हो गया, देयरफॉर EPE इज इक्वल टू mz स्क्वायर E4 बाई 4, और लेकिन यहाँ माइनस, सॉरी माइनस, क्यों, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज ना, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर टोटल एनर्जी निकालना है तो दोनों का सम कर दीजिए। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू KE प्लस EPE, that is equal to mz square E4 by 8 epsilon naught square n square h square minus plus minus mz square E4 by 4 epsilon naught square n square h square। देन फाइनली क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस mz स्क्वायर E4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, है ना। तो एक्सप्रेशन ही ना पूछ रहा था, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर अब यहां से अगर हम सबका वैल्यू बैठा दें तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं, हो सकता है वैल्यू दे दे थोड़ा सा। पुटिंग द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ, सारा कांस्टेंट तो है z और n को छोड़ करके, m h e एप्सिलॉन नॉट, है ना, वी गेट कितना भाई, तो E इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। बस यहीं तक छोड़ देना है। एक लाइन वैल्यू का ले लेते हैं, है ना। और अगर हाइड्रोजन के लिए बात करेगा, 4H एटम, तो Z को 1 कर देना है, तो E इज इक्वल टू होगा -13.6 बाई n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। सॉरी एंगस्ट्रॉम नहीं, एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा था 3 नंबर में। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा तो लंबा है, यहां से शुरू करेंगे। पहले बताएंगे कि कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आसान है, हाफ एम स्क्वायर।
तो सेकेंड पोस्टुलेट से हम भी इसको mv स्क्वायर में बदलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा तो इसमें हम लोग r का वैल्यू याद रखेंगे, इस r के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, आ गया। फिर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया कि Q1 Q2 बाई R, बस यहाँ भी R का वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, तो ये 3-4 क्वेश्चन एटम से। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियस सेक्शन में। न्यूक्लियस सेक्शन में सारा क्वेश्चन छोटा छोटा था। पहला क्वेश्चन नंबर 5 क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? जल्दी से बताइए ना। पांच नंबर क्वेश्चन है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, 6 में न्यूक्लियर फोर्स, 7 में चलिए क्वेश्चन था मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आंसर करते हैं, मास डिफेक्ट को जानते हैं। मास डिफेक्ट, अरे ये सब तो आसान चीज है भाई, पढ़ाते समय भी बताए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का छूट गया है तो जान लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द difference of the sum of the masses of nucleons and the nuclear mass. It is denoted by डेल्टा m। सो डेल्टा m इक्वल टू क्या कह रहा है जी? मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि हम बोल सकते हैं मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस न्यूक्लियर मास। तो मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना हो जाएगा? ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस कैपिटल MN। इट इज द मास डिफेक्ट। हो गया। अब इसका SI यूनिट चूंकि मास है तो SI यूनिट ऑफ मास डिफेक्ट इज केजी, किलोग्राम। क्या हार्ड था, ये तो हो गया। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है भाई? बाइंडिंग एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy required to remove the nucleons from the nucleus is called बाइंडिंग एनर्जी। तो इट इज डिनोटेड बाय EB। सो EB इज इक्वल टू, इसी मास डिफेक्ट को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए।
EB इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम कितना है भाई, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, है ना, इंटू सी स्क्वायर। इट इज द बाइंडिंग एनर्जी। चलिए इसको समझ लिया जाए क्या है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो बहुत ही आसान सा है। क्या कहता है, ऐसा देखा गया, ऐसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम का जो टोटल मास है वो न्यूक्लियस में कंसेंट्रेट है, सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस का, यानी कि एटम का जो टोटल मास है वो न्यूक्लियस के मास के बराबर होना चाहिए। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ा जाएगा तो न्यूक्लियस मास के एटम के मास के बराबर न्यूक्लियर का मास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। न्यूक्लियस को सिंगली वजन किया गया और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ करके देखा गया तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है ना वो ज्यादा हो जाता है न्यूक्लियर के मास से। ये सब कैसे हुआ? अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस का जो मास है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम के बराबर ही होना चाहिए। सही बात है, होना तो चाहिए। लेकिन न्यूक्लियंस का जो मास है ये ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर का मास कम हो जाता है। ये दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी डिफरेंस को द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियंस एंड द न्यूक्लियर मास न्यूक्लियंस के मास का सम और न्यूक्लियर मास के बीच का जो डिफरेंस आता है ना, इसी को कहा गया है मास डिफेक्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं न्यूक्लियस से सभी न्यूक्लियंस को निकालने में, यानी न्यूक्लियस को तोड़ने में, एक तरह से समझिए ना, जितना एनर्जी चाहिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से सभी न्यूक्लियंस, तो न्यूक्लियंस किसको करें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, न्यूक्लियस से सभी न्यूक्लियंस को निकालने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसी को कहा जाता है क्या, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी होगा कितना, तो जितना मास डिफेक्ट, मास में जो कमी आता है ना, यही मास में आखिर कमी आया तो गया कहां, तो वही कार्य एनर्जी में बदल जाता है और इसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट को एनर्जी में, अब मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइंस्टीन का फॉर्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर से। तो जितना मास डिफेक्ट हुआ है उसको c स्क्वायर से गुना कर देंगे, जो एनर्जी आएगा दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ये पढ़ाते इसमें डिटेल से हम लोग समझाए थे, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आपका हम करा दे रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियंस को निकालने में जितना एनर्जी खर्च होगा, कितना होगा, तो जितना मास डिफेक्ट है उसी को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कैसे, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से, मास डिफेक्ट यानी डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, 6ठा नंबर क्वेश्चन था, न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लियर फोर्स, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ना, न्यूक्लियर फोर्स क्या है भाई। तो ये थोड़ा सा दो चार स्टेटमेंट का है, समझने का चीज है। क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस इज नॉट ए, न्यूक्लियस ऐसा लिखते हैं, न्यूक्लियस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स in which neutrons are neutral particles while
while protons are positively charged particles. It means there must be a force of repulsion between the protons inside the nucleus. Due to this, the protons should escape away from the nucleus, but it is not so. It means there must be a force inside the nucleus between the nucleons which bound them tightly. This force inside the nucleus between nucleons is called nuclear force. अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई? पहला, इन प्रॉपर्टी जानने से पहले थोड़ा सा समझ लें क्या क्या है, किसको कह रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स. तो कह रहा है कि जैसा कि हम जान रहे हैं न्यूक्लियस इज नॉट ए सिंगल बॉडी. न्यूक्लियस जो है एक सिंगल बॉडी नहीं है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. सारा कुछ लिखा हुआ है. इट इज द न्यूक्लियस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जिसमें इन विच न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, जिसमें न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, व्हाइल प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. यानी न्यूक्लियस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज पार्टिकल. और हम जानते हैं लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन का फोर्स लगना चाहिए. यानी कि लिखते हैं इट मींस देयर मस्ट बी ए फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सन का फोर्स तो लग ही रहा होगा, लगना चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण ड्यू टू दिस द प्रोटॉन शुड एस्केप अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसके कारण प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकल जाना चाहिए रिपल्सन के कारण. लेकिन ऐसा होता है क्या? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रहता है. वही कह रहा है कि बट इट इज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. इसका मतलब क्या हुआ? रिपल्सन का फोर्स भी लग रहा है और बाहर आ भी नहीं रहा है. इसका मतलब कोई तो फोर्स है वहां पर जो कि प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रख रहा है. वही लिख रहे हैं इट मींस देयर मस्ट बी ए फोर्स
inside the nucleus between nucleons which bound them tightly, जो कि उनको टाइटली बांध के रख रहा है. This force inside the nucleus between the nucleons is called nuclear force. इसी को कहा जाता है भाई न्यूक्लियर फोर्स. अब इनका प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. ये नेचर का सबसे शक्तिशाली फोर्स है. दूसरा, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स. ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है. चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स. चार्ज पर डिपेंड करता भैया तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच नहीं लगता. तीसरा, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स. इट इज ए बहुत कम दूरी में शॉर्ट रेंज फोर्स. और चौथा, इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स. ये नॉन सेंट्रल फोर्स यानी कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही लगे, जिग जैग जैसे तैसे भी लगेगा. ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा. तो ये आपका लेसन लास्ट हो गया भाई. लास्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर, 7वां क्वेश्चन नंबर 7 में ए है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. क्या है? तो जान रहे हैं आप, एक बड़े न्यूक्लियस का टूट करके छोटे छोटे नाभिक में कन्वर्ट हो जाना. द प्रोसेस ऑफ a splitting of a big nucleus into a smaller nuclei is called nuclear fission रिएक्शन. है ना? जैसे एग्जाम्पल में यूरेनियम का हम लोग अगर विखंडन कराते हैं तो इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड करते हैं, है ना? एनर्जी, हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन. चलिए ना यहाँ लिख देते हैं. हाईली न्यूट्रॉन से जब बम्बार्ड कराएंगे तो क्या मिलेगा पता है? बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. बेरियम कितना? 56, 141. और ये कितना बनेगा? 36, 91. और इस तरह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. इन दिस प्रोसेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. इसके बाद इसी में है भाई फिजन से फ्यूजन रिएक्शन. तो फ्यूजन रिएक्शन क्या है? दो छोटे छोटे नाभिक का मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करना. द प्रोसेस ऑफ combining two smaller nuclei to form a
big nucleus is called nuclear फ्यूजन रिएक्शन। जैसे में इसका एग्जांपल दे दे भाई, H12 प्लस H12 इज इक्वल टू He, अरे He प्लस Q। इतना क्वेश्चन अगर आप बच्चे कर लेते हैं इस चैप्टर से तो सफिशिएंट होगा, और इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे कम में गुंजाइश नहीं है। दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस। लेकिन हम अभी भी कहेंगे असाइनमेंट को ही पढ़िए। अगर असाइनमेंट रिवाइज हो गया है तब वीडियो देखिए, और अगर असाइनमेंट नहीं तैयारी है तब भी वीडियो देखिए। यानी कि जब असाइनमेंट तैयारी नहीं है तो फिर ये इस पर भरोसा करना होगा, और जब असाइनमेंट तैयारी है तो फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। ये प्रोबेबल है, ज्यादा चांस है इनका आने का। तो जिन्होंने असाइनमेंट कर लिया है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो वीडियो भी जरूरी है। और हालांकि हम तो पहले से बार बार बोल रहे हैं कि असाइनमेंट सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हमारा वन शॉर्ट वीडियो फॉर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अब एक लेसन बच गया बच्चों आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स। नेक्स्ट वीडियो उसी का आएगा, वन शॉर्ट वीडियो फॉर सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये आपका लेसन लास्ट हुआ। ओके, बाय।